6 महीने पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि मधुबनी जिले के हरलाखी ब्लॉक में NH 104 जो एक 107 किलोमीटर की सड़क है और जो 1000 गाँव को छूती है और एक दूसरे से जोड़ती है, उसकी हालत इतनी खस्ता हो गई, लेकिन उन्होंने अपना विरोध बरकरार नहीं रखा। इसलिए जो वादे उनको दिए गए थे कि आज बनेगा, कल बनेगा, केंद्र बनाएगा, केंद्र ने कहा प्रदेश बनाएगा, करते करते स्थिति वैसी की वैसी रही। उसके तुलना में मैं एक दूसरा उदाहरण देखूं, 1980 के दशक में जब सिंहभूम जिला बिहार का एक अंग था तो एक जंगल बचाओ आंदोलन हुआ, जिसमें जो वनवासी थे उनको कहा गया कि कोयले के खनन हम करना चाहते हैं आपके साल के जंगल में, और इसके एवज में हम आपको सागौन का एक पेड़ देंगे। उन वनवासियों ने, उन आदिवासियों ने कहा कि ये जंगल केवल हमारी संपत्ति नहीं है, ये हमारा भगवान भी है और हम लोग एक पेड़ को भी कटने नहीं देंगे। और उनके ताकत के सामने, उनकी एकता के सामने सरकार को झुकना पड़ा। यही उड़ीसा के नियमगिरी पहाड़ में हुआ, जहाँ के वनवासियों ने इतने केस फाइल किए सरकार के खिलाफ कि वेदांता जैसी कंपनी जो शायद 1 लाख करोड़ की कंपनी से भी ज़्यादा है, उसको गरीब लोगों जिनके पास 1 लाख रुपए संपत्ति कुल नहीं है, उनके सामने झुकना पड़ा और शांत होकर जाना पड़ा। जन क्रांति का एक बहुत विराट इतिहास है हमारे देश में। यहाँ के हर व्यक्ति में एक क्रांतिकारी का बीज कहीं न कहीं बसा हुआ है। हम लोग जो यहाँ आए हैं, देखते हुए कि स्वतंत्रता के आंदोलन में चाहे सत्याग्रह गांधी जी का हुआ हो या भारत छोड़ो अभियान हुआ हो, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके कण कण में कहीं न कहीं युवा जुड़ा था। और वो उस समय था जब साक्षरता बहुत कम थी, वो उस समय था जहाँ संचार क्रांति और सूचना क्रांति नहीं आई थी। यह उस समय था जब जन और जन का जुड़ाव बहुत कठिन था। आज ये जुड़ाव बहुत आसान हो गया है, इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, मीडिया के हमारे भाइयों के माध्यम से। जब मैं व्यक्ति शक्ति के बारे में सोचता हूँ तो मुझे इसी गया की पवित्र और पावन भूमि, इस प्राचीन भूमि के एक नायक दशरथ मांझी की याद आती है, जिस दशरथ मांझी ने अपने दृढ़ता से, अपने संकल्प से, अपने ताकत से ना केवल अपने गांव और अस्पताल के बीच में एक रोड बनाया, बट पूरे देश में गरीबों के लिए एक नया रास्ता बनाया, उम्मीदों का एक रास्ता बनाया, एक आशावादी सामाजिकरण का रास्ता बनाया, जिसमें लोग देख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति मन बना ले तो बड़ी से बड़े सपने साकार हो सकते हैं। भाइयों, पूरे देश में समस्याओं का एक बहुत बड़ा जाल है। ऐसा कौन सा समय आएगा जिसमें नहीं रहेगा? हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं रहेंगी। बिहार में 50 लाख ऐसे युवा हैं जो हर साल पलायन करते हैं कोई न कोई रोजगार अपनी तकदीर ढूंढने के लिए। ये चाहे बिहार की समस्या हो
चाहे उत्तर प्रदेश की समस्या हो, चाहे मध्य प्रदेश की समस्या हो, आज कृषि के ऊपर एक आम आदमी निर्भर अपना जीवन नहीं कर सकता। आज हर सरकारी दस्तखत में लिखा होता है 90% बिजली है, 100% बिजली है, लेकिन किसी भी गांव में जाओ तो आपको दिखेगा 50% बिजली से ज़्यादा कहीं नहीं। लेकिन हम लोगों को न निराश होने की ज़रूरत है और न दुखी होने की ज़रूरत है, क्योंकि शक्ति कहीं ना कहीं हमारे अंदर से निकलनी है। मैं एक महिला के बारे में परसों पढ़ रहा था जो पश्चिम चंपारण के गांव गौनाहा की है। उनका नाम है श्रीमती तंजू देवी। तंजू देवी को एक NGO वीडियो वॉलंटियर्स ने ट्रेन किया कि वो वीडियो कैमरा, छोटा सा वीडियो कैमरा को लेके थोड़ी सी आमदनी अपनी कमाई। लेकिन तंजू देवी ने आमदनी नहीं कमाई, तंजू देवी ने लोगों के समस्याओं का समाधान किया। कैसे? वहाँ पे एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना मिलती थी विकलांगों को, बुजुर्गों को और गरीब विधवाओं को, और 2 साल से वो योजना किसी के अकाउंट में नहीं आई थी। तंजू देवी ने उसी वीडियो कैमरा को इस्तेमाल करते हुए 500 लोगों का बयान रिकॉर्ड किया, उनकी समस्याएं, उनका नाम, पता, और जाके DM के पास गई, जाके BDO के पास गई और आग्रह किया पश्चिम चंपारण में कि भाई इसका हल करिए। कोई नहीं सुना। उसके बाद वो मीडिया में गए और जब मीडिया ने उसको तूल दिया, उसके महत्व को समझा, तो उसके सामने सरकार को झुकना पड़ा और 8 महीने परिश्रम के बाद उसके गांव के इर्द गिर्द 12 गांव के 6000 लोगों को उनके जो 2 साल के पेंशन रुके हुए थे उनको तुरंत दिए गए। एक अनपढ़, कम पढ़ी लिखी माता की वजह से। हम लोग ये उदाहरण हर जगह देखते हैं। आज जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, RTI, वो 1% भी इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन अगर वो 10% भी होती पूरे देश में तो हमारे देश में एक असली क्रांति आई। एक गुजरात में राजकोट जिला है, उसमें एक नेत्रहीन आदमी, अंधे आदमी रत्ना आला ने अपने सरपंच को, अपने पटवारी को जाके बोला कि देखिए ये सड़क जो मेरे गांव की है ये ठीक नहीं है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा आप तो अंधे हो, आपको क्या लेना देना सड़क से? उसने कहा भैया सड़क तो हम सबकी है और आप लोग इसका जांच करिए। करते 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 वो जिला अधिकारी तक पहुंचा, वो तालुके के डेवलपमेंट ऑफिसर तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि ठीक है रत्ना आला जी, आप आइए, आप अपनी समस्या बताइए। उसने इतना दबाव बनाया कि उसके बाद उसकी जांच हुई और क्या पता चला कि कागजों में 4 साल में वो सड़क 3 बार बन चुकी थी। और जब उसने दबाव बनाया तो फिर उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, जो आज के प्रधानमंत्री हमारे हैं, उन्होंने इसके ऊपर गौर करते हुए फिर दूसरे बार जायजा करके ईमानदारी से वो पक्के RCC के रोड बनाए। एक नेत्रहीन आदमी जो क्लास 6 का पास था, उसने ये किया। एक निजामाबाद जिला है तेलंगाना में, वहाँ पे कल मैंने एक उदाहरण देखा कि एक 9 साल का बच्चा था, मनोज नाम, उसने अपने माता पिता से कहा कि जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और जो मेरे बाकी दोस्त हैं वो अचानक अब स्कूल नहीं आते। माता पिता ने कहा क्यों बेटा, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा जाके आप पूछिए। उन्होंने जब माता पिता से उनके बात की, उन्होंने कहा हमको वजीफा मिलता था वो बंद हो गया। अच्छा, ये सब लोग कौन थे? बीड़ी के कारीगर, बीड़ी के बनाने वाले मजदूर थे निजामाबाद में।
और पता चला कि वजीफा जो है आ रहा है लेकिन दूसरे के नाम से कोई ले रहा है। एक 9 साल के बच्चे ने ये लड़ाई शुरू की और 6 महीने के अंदर उनको सब अपना पैसा दिया गया। मैं रांची में एक पढ़ रहा था अखबार में, एक मोहम्मद अकरम राशिद 28 साल के युवा जो कई PIL फाइल करते रहते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, और एक ऐसे बहन उनको मिली मारवाड़ी कॉलेज में सबा परवीन, और उन्होंने देखा कि भाई इनको जो पैसे मिलने चाहिए इनको नहीं मिले। उन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी, इन्होंने कहा नहीं हम देखते हैं कैसे आपको नहीं मिलते। और क्या पता चला कि एक फर्जी अकाउंट में उन्हीं के नाम से किसी ने खोल दिया था और 2 साल के पैसे वो दूसरे व्यक्ति जो एक भूत था उनके झूठे नाम से झूठे हस्ताक्षर से ले लेते पैसे। देखिए ऐसे में कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ जो एक एक व्यक्ति से आज ये हमारा देश बचा हुआ है। एक एक व्यक्ति के परिश्रम से, एक एक व्यक्ति की ईमानदारी से। मैं इंटरनेट पे साइट देख रहा था, उसका नाम है ipaidbribe.com, मतलब मैंने रिश्वत दी है .com, जिसने 4 कैटेगरी दी है कि आप मैंने रिश्वत दी, वो अपना नाम नहीं लिखना पड़ता, केवल लिखते हैं कि किस अधिकारी ने रिश्वत मांगी है, उसका नाम, क्या परिस्थिति थी और क्या कितना पैसा दिया। दूसरा कि मैं रिश्वत से लड़ने वाला योद्धा हूँ, कि अपनी परिस्थिति के बारे में बताया, उस समय के बारे में बताया कि हमने नहीं दिया और क्या हमारे ऊपर बीती। और तीसरा मैं एक ईमानदार अफसर से मिला, कि जो अफसर मिला जिसने ईमानदारी से काम किया उसकी प्रशंसा करते हुए वेबसाइट पे डाला। पूरे कर्नाटक प्रदेश में इसको एक मॉडल मान के अपनाया है और अभी तक 16,000 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है केवल इस वेबसाइट की वजह से। आप सोचिए कितना बड़ा काम है। प्रौद्योगिकी हमारे को हर रास्ते पे मदद कर सकता है। एक 23 साल की लड़की थी धारवाड़ की, अन्नू श्रीधरन, उसने मैसेजिंग सर्विस बनाया है जिसका नाम है नेक्स्ट ड्रॉप। नेक्स्ट ड्रॉप क्या करता है कि कितने बजे पानी आएगा और कितने समय के लिए आएगा वो रोज आपको बताता है। रोज आपके फोन पे SMS आता है। आप जानते हो कि शहरों में, गया जैसे शहर में भी कहीं ना कहीं पानी की समस्या तो है और आदमी बैठा रहता है पूरे दिन, गरीब आदमी बैठा रहता है, हमारी माताएं बहनें बैठी रहती हैं और पानी का इंतज़ार करते रहती हैं। अगर गया के हर व्यक्ति को एक मैसेज आता कि आज इतने बजे पानी आ रहा है और इतने समय के लिए आ रहा है, जो अन्नू श्रीधरन ने नेक्स्ट ड्रॉप के द्वारा किया, तो कितनी समस्या लोगों की हल होती है। देखिए मैं बात आपसे करना चाहता हूँ सामाजिक उद्यमिता की, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की। ऐसे भी एक सिस्टम बने जिसके माध्यम से आदमी भी कमाए और साथ साथ समाज का भी उत्थान हो। एक व्यक्ति का मैं बताना चाहता हूँ, लखनऊ में एक व्यक्ति मिला, उसका नाम है दुर्गेश नंदन। कितना दैनिक काम उसने किया। उसने देखा कि ऑटो चालक और रिक्शा चालक पूरे जिंदगी 30-35 साल मजदूरी करते हैं, लेकिन वो ना अपने ऑटो के मालिक बन पाते हैं, ना अपने रिक्शा के मालिक बन पाते हैं। उसने एक कंपनी बनाई, उसका नाम है ऑटोमोशन एड्स। ऑटोमोशन एड्स क्या करता है कि आप उसके रिक्शा पे, आप उसके ऑटो पे अपना इश्तिहार अपने कंपनी का, दुकान का व्यक्तिगत डाल सकते हो। उसके 50% पैसे दुर्गेश नंदन उनको देता है जो ऑटो चालक है, रिक्शा चालक है। 25% खुद लेता है, 25% उसके सेठ को जाते हैं। इस दुर्गेश नंदन जो केवल 25 साल का युवा है, उसके पवित्र कार्य की वजह से लखनऊ, बनारस, कानपुर, आगरा में
300 ऐसे रिक्शा चालक हैं और ऑटो चालक हैं जो अब अपने वाहन के मालिक बन चुके हैं 2 साल बाद। अभी आपने एप्पल कंपनी का नाम तो सुना होगा। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है आज के तारीख में। एप्पल के जो मालिक थे स्टीव जॉब्स, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक उडुपी शहर है दक्षिण भारत में, उसमें एक लड़का है रोहित भट्ट। रोहित भट्ट ने कंपनी बनाई और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया और उसने इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया, कैमरा प्लस नाम का सॉफ्टवेयर बनाया, अनेक सॉफ्टवेयर बनाए, जिसके वजह से एप्पल के मालिक ने उसका नंबर ढूंढ के उसको फोन किया और उसने कहा, बेटा तुम कौन हो, मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ, आके मेरे से अमेरिका में मिलो, मैं तुमको खाना पीना टिकट के पैसे तुरंत भेज रहा हूँ। उसने कहा, नहीं भैया, मैं हिंदुस्तानी आदमी हूँ, मेरे जेब में पैसा नहीं है, लेकिन मेरे सीने में स्वाभिमान भरा पड़ा है। अगर आपको मेरे से मिलने आना है, आपको उडुपी शहर आना पड़ेगा। और उसको आना पड़ा। आज वो रोहित भट्ट जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, पूरे एप्पल ने दुनिया में केवल 5 सॉफ्टवेयर डेवलपर तैयार किए, उसमें से एक उडुपी नाम के छोटे से शहर में रह गया और उसने अमेरिका जाने से इनकार किया। उसने कहा, जितना काम मैं करूंगा, मैं हिंदुस्तानी नौजवान को रोजगार और ट्रेनिंग देके करूंगा। आज उसकी कंपनी की वजह से 4000 आदमी काम कर रहा है उसी छोटे से शहर में। मैं अभी राजस्थान में था कुछ दिन पहले। आपने सुना होगा लोकगीत के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं मांगनियार। मांगनियार जो हैं ये कौमी एकता के प्रतीक हैं। ये सारे मुसलमान धर्म से संपर्क रखते हैं, लेकिन ये सूफी संतों की प्रसिद्धि में गाते हैं और ये भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में भी गाते हैं। ये मांगनियार का जो एक गायक था मामे खान, वो अपनी एक एल्बम रिलीज करना चाहता था, लेकिन उसको कोई व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। लोगों ने कहा, भाई लोकगीत कौन देखता है, कौन सुनता है आजकल। विशबेरी नाम की एक वेबसाइट है, आप भी जाके देखिए इंटरनेट पे, जहाँ पे क्राउड फंडिंग होता है। क्राउड फंडिंग क्या होता है कि किसी मुद्दे पे लोगों से पैसे लेना जिसमें आपका भी भला हो और बाद में भी समाज का भी उत्थान हो, क्राउड फंडिंग। तो उसने कहा कि मैं अपने लोकगीत को बचाना चाहता हूँ, मैं अपने समाज को बचाना चाहता हूँ भुखमरी से, गरीबी से, और मैं चाहता हूँ लोग 4 लाख रुपए मुझे दें, 3 लाख 4 लाख दें, मैं अपने ये गीत को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और उसको लोगों ने 48 घंटे में 4 लाख रुपए दिए। किसी ने 100 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 500 दिए। आज मामे खान की जो भगवान श्री कृष्ण के जो गीत हैं, वो पूरे भारत में, गूगल में आप देखिए, टॉप 5 पूरे देश में। आज मैं देखिए, सवाल ये है कि हम लोग देश दुनिया में देखते हैं कि आज नौजवान सत्ता परिवर्तन की बात कम कर रहा है, वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है। वो कह रहा है सत्ता इसकी हो या उसकी हो, उससे ज्यादा मैं इस सिस्टम से छुटकारा चाहता हूँ, इस व्यवस्था से छुटकारा चाहता हूँ जो मुझे बंद मजदूर की तरह रख रहा है। एक रूस के पास एक छोटा सा देश है, उसका नाम है लाटविया। लाटविया के 30 साल के नौजवानों ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है माना बाल्स, मतलब मेरी आवाज़, और 25 लाख लोगों का देश है केवल। उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री को बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा आवेदन आपसे ये है कि अगर 20% देश की आबादी किसी एक मुद्दे पे साइन कर दे हमारे वेबसाइट पे, तो उस पर बहस होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने मजाक में कहा कि बेटा अगर 25% आबादी साइन कर ले तुम्हारी वेबसाइट पे तो मैं इसको कानून बना दूंगा, इस पे संसद में जाके कानून बना देंगे। वो दो नौजवानों ने, केवल 2 नौजवानों ने अभी तक लाटविया में पिछले 1 साल में 6 कानून अपने कदम से बनाए हैं। 6 कानून 2 नौजवानों ने। माना बाल्स उसका नाम। हाँ, हिंदुस्तान में लक्ष्मी नाम की एक बहन के ऊपर तेजाब फेंका गया। Change.org एक संस्था है, उसने कहा अगर 50,000 लोग साइन करें 5 दिन में तो हम गृह मंत्री के पास जाएंगे। 4 लाख लोगों ने साइन किया और गृह मंत्री उस समय सुशील कुमार शिंदे जी को झुकना पड़ा और तेजाब की जो खुली बिक्री हो रही थी दुकानों में वो फिर बंद हो गई। एक ब्राजील नाम के देश में, रियो सबसे बड़ा शहर, वहां के लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है जिसका नाम रियो प्लस है। वो प्रस्ताव क्या है कि कोई भी नागरिक अपने सपनों की एक परियोजना को कार्यरत कर सकता है। कैसे? नागरिक अपने मन की परियोजना बताते हैं, उसके बाद साल में एक बार उस पर वोटिंग होती है। जिस नागरिक की परियोजना को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वहां के महापौर, वहां के सांसद, वहां के विधायक प्रतिबद्ध हैं उसको तुरंत करवाने के लिए 3 महीने। देखिए, जब हम गरीबी की बात करते हैं, एक छोटा सा देश है बोलिविया। बोलिविया के लोगों ने एक नया प्रयोग किया गरीबी हटाने के लिए। वहां भी गरीबी का स्तर 70% था। उन्होंने 10,000 ऐसे लोगों को एक जगह बुलाया और प्रधानमंत्री था, सारे मंत्रिमंडल थे, सारे मुख्यमंत्री सांसद थे। 10,000 लोगों को बुलाया जो ग्रामीण विकास के लिए, आर्थिक असमानता के खिलाफ काम करते हैं। उसमें हुआ ये कि उन 800 NGOs और 10,000 लोग को बुलाया, जो कोई इस क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई कृषक पीड़ा के ऊपर काम कर रहा है, कोई पानी की किल्लत के ऊपर काम कर रहा है। और उन्होंने अपने अपने प्लान बताए, उन्होंने अपने अपने परियोजनाएं बताई और सरकार ने 70% परियोजनाएं मंजूर की। 10 साल बाद बोलिविया अकेला देश है पूरे दुनिया में जिसका गरीबी का स्तर आधा घट गया है 10 साल में। क्यों? क्योंकि बोलिविया की सरकार ने जनता के बीच में जाके जनता की राय स्वीकार की। विकेंद्रीकरण का दौर आ गया है मित्रों। आज लोग सत्ता में हिस्सेदारी अपनी चाहते हैं, भागीदारी चाहते हैं। जो लोग दिल्ली में बैठ के गया के लिए, जहानाबाद के लिए, अरवल के लिए बैठ के, औरंगाबाद के लिए योजनाएं बना रहे हैं, वो कभी अपने एसी के कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। वो कभी किसी गांव में प्रवेश करके देखे नहीं है कि तालाब का महत्व क्या होता है, कि गांव में पशुपालन कैसे किया जाता है, कि गांव में बुआई कब होनी चाहिए, गांव में कटाई कैसे होनी चाहिए। और वो सारी योजनाएं गांव के बारे में बना रहे हैं। हम लोगों को शामिल करना है। देखिए, जब मैं सांसद बना पहली बार, हमने वही किया जो बाकी सांसद करते हैं। थोड़ा बहुत गाँव में गए, काम किया, लोगों के बीच में संसद में भाषण दिया। लेकिन जब मैं दूसरी बार सांसद बना तो मैंने सोचा कि राजनीति का मतलब केवल चुनाव जीतना और हारना नहीं। हर इंसान अपने सपनों के लिए लड़ता है, लेकिन असली इंसान वही होता है जो दूसरों के सपनों के लिए लड़ता है।
और मैंने तय किया कि अब हम लोग कुछ बड़ा करेंगे। मैंने पहला संकल्प लिया कि जितनी हमारी 8 साल की 7 साल की कमाई पड़ी थी वो हम उन किसानों में बांटेंगे। 1 करोड़ रुपए के आसपास था। जिन्होंने आत्महत्या की है उन किसान के परिवार को जाके वो चेक हम बांटेंगे। और हमने जाके ये शुरुआत की और 1 साल केवल यही काम किया। लेकिन तब मैंने देखा ये कार्य बहुत छोटा है, बहुत सीमित है। मैंने कहा इस कार्य का विस्तार होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने कहा कि हम इसको एक आंदोलन का रूप देंगे। और हमने क्या किया, हम लोगों के पास गए, अलीगढ़ में, बिजनौर में, आजमगढ़ में, आगरा में, सब जगह। और हमने लोगों से कहा देखिए ये पहले हमने सूचनाएं दी, हमने बैंकों से बात की। हमने कहा जो लोग अपनी सही में देना चाहते हैं तो हमको आप दीजिए और वो जो सूचना मिलेगी उससे हम मदद करेंगे। हमारे एक आंकड़ा था, जिस किसान की फसल 3 बार लगातार नष्ट हो और जो 4 बार लगातार अपना लोन वापस नहीं दे पाया वो आत्महत्या के कगार पे है। हमने कहा उसकी हम पहले मदद करेंगे। जिसकी 3 बार फसल नष्ट हो और जो 4 बार अपने लोन पेमेंट नहीं दे पाया, हम उन लोगों के पास गए। बैंकों ने हमको सूचनाएं दी, जिला प्रशासनों ने हमारी बहुत मदद की क्योंकि वो जानते थे हम राजनीति नहीं कर रहे। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि जब लोगों ने हमको पूरी सूचनाएं दी, जब लोगों ने हमको अपने नाम, फोन नंबर दिए, हमने अपने लोगों को उनके पास भेजा देखने की सही में ऐसा कोई आदमी है जिसकी स्थिति इतनी दयनीय है। जब पता चला कि वास्तविक स्थिति वो है तो फिर मैं जगह जगह गया और मैंने वो सूचना उस जिले की 100, 200, 500, 1000 लोगों की दी। उस क्षेत्र के रईस लोगों की 2-4 अलग जगह मीटिंग की। मैंने कहा देखिए मैं खुद अपने पैसे से 5-10 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप भी उनकी मदद कीजिए। मैंने कहा मेरे पास कोई एनजीओ नहीं है, मेरे पास कोई संस्था नहीं है, यहाँ पे कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है। यहाँ केवल गरीबी है और आपकी दया की जरूरत है। और लोगों ने कहा कि हम मदद करेंगे। मैंने कहा ये वो लोग हैं, इनका पता है, इनका फोन नंबर, आप सीधे आप बात करेंगे, क्योंकि मैं पारदर्शिता चाहता था। नतीजा क्या हुआ कि हमने पिछले 2 सालों में भाइयों 18 करोड़ रुपए सीधे उन किसानों को हम लोगों ने दे पाए, जिसमें मेरा केवल 1.5 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए है। बाकी 16 करोड़ हमने गरीब जनता के लिए उसी समाज के रईस लोगों से लेके, किसी से 1000, किसी से 5000, किसी से 11000 लेके उनको दिया है। ये राजनीति का मतलब है कि कैसे हम लोगों की रक्षा करें, कैसे हम लोगों के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछें। एक समय आएगा इस देश में जहां हर युवक जो आत्मसम्मान से भरा है वो अपना हिस्सा चाहेगा। इससे पहले कि इस देश में क्रांति आए, हम लोगों को गरीबी, असुरक्षा, आर्थिक असमानता मिटाने का काम करना है। मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब लोग सपना देखते हैं। मैं भी अपने बेटी के लिए सपना देखता हूँ, पर जितने मैं अपने बेटी के लिए सपना देखता हूँ उतना ही मैं आपके बच्चों के लिए सपना देखता हूँ। और वो सपना ये है कि हर हिंदुस्तानी, मैं अध्यक्ष जी से अभी कह रहा था जब मैं हम बहनों को सुन रहा था कि कितनी प्रतिभा है उनकी आवाज में। जहाँ जाओ हमारे देश में आपको प्रतिभा ही प्रतिभा मिलेगी। हर घर में प्रतिभा है, लेकिन हर घर में अवसर नहीं है, हर घर में मौका नहीं है। हर घर में सचिन तेंदुलकर,
अमिताभ बच्चन, इंदिरा गांधी बसी हुई है, लेकिन हर घर में उनको रास्ता नहीं मिलता। इस गया की प्राचीन और पवित्र भूमि से मैं बिहार की जन क्रांति की महान परंपरा का आवाहन करना चाहता हूं और मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूं कि आप व्यवस्था के सामने झुकिए मत, आप व्यवस्था को चुनौती दीजिए और आप अपनी बात रखिए। ये जो मीडिया के हमारे भाई बैठे हैं, ये आज इस देश के बड़े धरोहर हैं। आम आदमी, गरीब आदमी की लड़ाई, उसकी आवाज, उसकी समस्या को ऊपर तक पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। आप सब में एक शेर बसा हुआ है, याद रखिए, शेर वो नहीं है जो दूसरों को दबा के अपना चौधराहट स्थापित करे। शेर वो है जो जंगल की रक्षा करते हुए आगे बढ़े। शेर वो है जो जंगल में हर प्राणी के मान सम्मान को अपने मान सम्मान से जोड़ते हुए आगे बढ़े। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत अनुशासन से 2 दिन 4 दिन पहले ही ये कार्यक्रम मुझे बताया गया और आप लोगों ने इतने सुंदर तरीके से मेरा सत्कार किया, मेरा मान रखा। हम लोग नए जगहों में जाते हैं ये सोच के हम रिश्ते बनाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ आके तो लगता है हमारे गया से कई जन्म पुराने रिश्ते हुए हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। हम सब लोगों को एक बड़ा सपना देखना है और साथ में मिलकर इस देश के हर आंसू को अपने हाथ से पोंछना है। जय हिंद, जय भारत।